तो आज हम लोग ECCE पढ़ रहे हैं और इसका फुल फॉर्म क्या होगा ECC? बताइए। अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन। अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन। तो इसके नाम से ही जैसे पता चल सकता है कि अर्ली चाइल्ड केयर यानी जो बच्चे की केयर है वो अर्ली, जो जन्म से भी पहले से, इवन जन्म 0 से 6 वर्ष तक का जो पीरियड बच्चे का होता है उसमें जो चाइल्ड केयर है उसके ऑलराउंड डेवलपमेंट को लेते हुए उससे संबंधित जो एजुकेशन है वो इसके अंदर आएगी। और इसके बारे में और देख लेते हैं कि क्या क्या बातें हैं। तो प्रारंभिक बाल देख रेख एवं शिक्षा का स्वरूप। तो जो प्रारंभिक बाल देख रेख एवं शिक्षा ही, तो इसमें क्या है, ये एजुकेशन देने वाली बात है कि किस तरीके से जो टीचर्स हैं उनको शिक्षित किया जाए, या इस जो इस कार्यक्रम में जो लोग भी भाग लेते हैं वो किस तरीके से उन बच्चों को ट्रेन करें कि उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। तो ये एजुकेशन का एक पार्ट है। तो प्रारंभिक बाल देख रेख एवं शिक्षा का स्वरूप, तो मैंने बताया भी जैसे कि 0 से 6 वर्ष तक की, पहले तो 3 से 6 वर्ष तक की बात हो रही थी, लेकिन उसके बाद फिर इन्होंने 0 से यानी माँ के गर्भ में आने से ही ये स्टार्ट हो जाती है कि किस तरीके से माँ की केयर की जाए, बच्चे की केयर की जाए, और फिर आगे चल के उसके सारे जो भी टीकाकरण होता है वो सारी चीज़ें, और फिर उसको जो है जब वो 6 साल का हो जाए तो फिर वो जो फॉर्मल एजुकेशन है उसकी, उसमें वो प्रवेश करने पाए। तो प्रारंभिक बाल देख रेख एवं शिक्षा का स्वरूप जो है, तो इसके अंतर्गत आप ये पढ़ सकते हैं कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा, जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि प्राथमिक शिक्षा से पूर्व की शिक्षा। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा मुख्यतः शिशु शिक्षा से संबंधित है, जो बालक है उसकी शिक्षा से संबंधित है, अर्थात विद्यालय जाने से पहले शिशुओं को दी जाने वाली शिक्षा। तो वो अभी स्कूल नहीं गया है 6 साल का, क्योंकि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की बात हम करते हैं जो कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन के लिए, लेकिन वो वहाँ से 6 साल का भी नहीं हुआ है, उससे पहले उसको जो स्कूल के लिए रेडी करने के लिए जो शिक्षा दी जाती है वो वाली शिक्षा इसके अंतर्गत आती है। और शिशु शिक्षा को अंग्रेजी में नर्सरी एजुकेशन कहते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि जैसे नर्सरी से क्यों बोला गया, और आपने NTT भी सुना है कि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, यानी जो नर्सरी के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं या उनके साथ डील करते हैं उन लोगों को NTT की ट्रेनिंग करनी पड़ती है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो ये इसको नर्सरी एजुकेशन कहते हैं। तो नर्सरी का अगर यहाँ पर मीनिंग देखें तो ये कह रहा है कि जिस तरीके से छोटे छोटे पौधे होते हैं जहाँ पर नर्सरी में उनको रखा जाता है ताकि उनकी केयर हो सके और उन्हें एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए ताकि वो जो है वो ग्रूम कर सकें, वो बढ़ सकें। और इसीलिए आपने देखा होगा कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो इंडोर होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि वो आउटडोर होते हैं, कुछ को धूप ज़्यादा चाहिए होती है, कुछ को कम धूप चाहिए होती है। तो इस तरीके से क्या है कि उनके नेचर के हिसाब से, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो केयर टेकर होता है, जो नर्सरी की देखभाल करता है, तो वो उनको वैसी वैसी जो है वातावरण देने का प्रयास करता है। तो सिमिलरली इन एजुकेशन में भी ये कंसेप्ट है कि नर्सरी वह स्थान है जहाँ पौधों का रोपण एवं उनकी देखभाल की जाती है। जिस प्रकार से नर्सरी के पौधों की देखभाल करते हैं, ठीक इसी प्रकार नन्हे शिशुओं की भी उचित देखभाल, उचित पोषण, स्वास्थ्य एवं सीखने के लिए अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर देखिए हम 3-4 बातें देख रहे हैं कि एक तो उसकी उचित देखभाल। आपको पता है कि बहुत सारे स्टेप्स आते हैं जब बच्चा बढ़ रहा होता है, तो उसमें क्या करता है बच्चा, आपने देखा होगा एक स्टेज ऐसी आती है कि बच्चा सब कुछ जो है मुंह में डालता है अपने, तो मुंह में डालने की कोशिश करता है। तो अगर उस टाइम आपने उसको नहीं देखभाल की तो बच्चा कुछ भी ऐसा, कोई जहरीली चीज़ या कोई कीड़ा या कुछ भी अपने मुंह में डाल सकता है, जो कि उसके लिए जो बहुत दिक्कत वाली बात हो सकती है। तो इसलिए जो उसकी उचित देखभाल है, यानी उसको
ऑब्जर्व करते रहना है, उसे नहीं पता कि सही क्या है गलत क्या है, तो कितना केयर की ज़रूरत है। तो ये सारा अर्ली चाइल्डहुड केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से जो है उसका शुरुआत होगी। और अगर यही जो टाइम है अगर आपने उसका ध्यान नहीं दिया, कितने बच्चों को जो आगे हम जब इसमें स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, अगर उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, उन्हें प्रॉपर पोषण नहीं मिलेगा, तो भारत के भी अभी काफ़ी इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी कुपोषित बच्चे पाए जाते हैं। और जो देश विदेश में आप देखोगे, अफ्रीका में या जहाँ पर भी अभी खाने के लिए अच्छा इंतज़ाम नहीं है, तो वहाँ पर आज भी बच्चे बहुत कुपोषित पाए जाते हैं और उनका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा नहीं रहता, और उनमें बहुत सारे फिजिकल डिसेबिलिटीज़ आ जाती हैं, मेंटल डिसेबिलिटीज़ आ जाती हैं। तो अगर ऐसे बच्चे जिनको आपने छोटेपन से ही ध्यान नहीं दिया, तो वो बच्चे, वो जब माँ के गर्भ में थे आपने तब से ही उन्हें ध्यान देना पड़ता है। अगर उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया जाएगा तो वो बच्चा अपने लिए भी बहुत ही उसको सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, और वो घर वालों के लिए भी बहुत दिक्कत की बात हो जाती है। और जब वो समाज में जाता है तब भी उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आप देखिए कि कितना क्रिटिकल स्टेज ये है कि आपको कितनी देखभाल करनी पड़ती है। और इतनी बात तो जब वो थोड़ा ठीक ठाक हो जाएगा, जैसे हमने एक देखा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो पहले बेटी को बचाया जाएगा तभी उसे पढ़ाया जाएगा। तो इसी तरीके से ये कि कोई भी बालक है तो पहले उसे बचाने का प्रयास किया जाए, उसके बाद उसे पढ़ाने सिखाने का प्रयास किया जाए। तो यहीं पर ये कह रहा है कि उसको उचित देखभाल, उचित पोषण और स्वास्थ्य और सीखने के लिए अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। और फिर उसको आप कुछ गुड मैनर्स सिखाना चाहते हो, कुछ एटिकेट सिखाना चाहते हो, खाने से संबंधित कुछ बातें कि हैंड वॉश करो, क्लीन रहो, या कुछ भी जो भी कुछ आप सिखाना चाहते हो, तो जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक एटिकेट्स हैं, तो वो बच्चा जो है वो सीखने के लिए फिर तैयार होता है, और उसके लिए आपको एक अनुकूल वातावरण देना पड़ेगा। और हम ये जानते हैं कि बच्चा कभी भी भाषण से नहीं सीखता है कि आप उसको जो है भाषण दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि बेटा ऐसे ऐसे आपको करना है, बल्कि आपको क्या करना होता है कि उसको करके दिखाना होता है, एक एग्जाम्पल आपको सेट करना होता है। तो आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है। तो अनुकूल वातावरण मिलने पर बच्चों का संतुलित विकास संभव है। तो एक तो चीज़ हमने यहाँ पर बात करी, देखो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, ये दो ही चीज़ें होती हैं जो जिससे कि किसी भी बच्चे की पर्सनैलिटी बनती है। तो हेरिडिटी तो वो ले आया अपने जन्म के साथ, लेकिन एक उसको एक टीचर होने के नाते और एक एजुकेशनल एनवायरनमेंट देने के नाते आपको उसका जो वातावरण है उसको बहुत ही जो है अच्छा देना पड़ेगा, ताकि वो यहाँ पे सेकंड वर्ड लिखा हुआ संतुलित विकास, यानी एक बैलेंस्ड जो डेवलपमेंट है उस बच्चे का होने पाए। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ही तरफ जो है उसका विकास ज़्यादा हो रहा है, तो बल्कि क्या है, वो एक अच्छा जो है इंसान बन के आगे आने पाए। तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट में सबसे पहले तो फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, तो जितना भी ये डेवलपमेंट है उन सबको वो है स्टेज बाय स्टेज जो है इन सबको कब पूरा कर पाए, उस इन सबके अनुसार वो ग्रूम कर पाए। तो ऐसा वातावरण हम टीचर्स को या एजुकेशन सिस्टम को देना चाहिए। तो प्रारंभिक शिशुओं की शिक्षा को पूर्व प्राथमिक शिक्षा, तो इस शिक्षा का नाम क्या होगा, इस शिक्षा का नाम हुआ पूर्व प्राथमिक शिक्षा। तो विद्यालय पूर्व शिक्षा अथवा शाला पूर्व शिक्षा आदि नामों से जाना जाता है। देखिए इसके इतने नाम हैं, तो हम सबको ये नाम भी पता होने चाहिए कि इस शिक्षा को क्या बोला जाता है। तो अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन इसको बोला जाता है, कभी कभी फुल फॉर्म भी इसकी पूछ ली जाती है। तो क्योंकि नर्सरी विद्यालयों में प्राय 2.5 से 3 साल से लेकर 6 वर्ष तक के शिशुओं को शिक्षा दी जाती थी। तो अब हम एक ये और अंडरलाइन करने वाली बात है कि पहले तक क्या होता था कि 2.5 से 3 साल से लेकर और 6 वर्ष तक के बच्चों को ये प्री स्कूल की शिक्षा दी जाती थी।
लेकिन क्या हुआ कि 2 अक्टूबर 1975 को, ये डेट आपको याद रखनी पड़ेगी, 2 अक्टूबर सभी को पता रहता है, लेकिन 1975 ईयर भी हमें पता होना चाहिए को भारत में एक देशव्यापी शिशु शिक्षा कार्यक्रम आरंभ किया गया, जिसे समेकित बाल विकास योजनाएं सेवाएं समेकित बाल विकास सेवाएं के नाम से जाना जाता है ना। तो ये क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। तो इसका नाम, इस नाम से ये जाना जाता है। तो ICDS करके ये जाना जाएगा। तो इसमें क्या है कि इस कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं तथा गर्भस्थ शिशु से लेकर 6 वर्ष या कभी-कभी उससे भी अधिक आयु के बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण एवं शिक्षा का प्रावधान है। तो ये 2-3 लाइन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है इस पूरे उसमें। तो 2 अक्टूबर 1975 को पूरे देश में, ताकि भारत के जो बच्चे हैं, जो हैं संतानें जो हैं, वो सब क्या हो, बहुत ही जो है उनको, उनका स्वास्थ्य अच्छा रह पाए। तो इसके लिए एक कार्यक्रम चलाया गया जिसको बोला गया समेकित बाल विकास सेवाएं। तो इस कार्यक्रम में गर्भवती महिलाएं तथा गर्भस्थ शिशु से लेकर, जो मैंने अभी बोला कि 0 से 6 वर्ष तक या कभी-कभी उससे भी अधिक आयु के, तो अब कभी आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों का डेवलपमेंट जो है वो 6 वर्ष तक भी इस लायक नहीं वो हो पाते कि उनको एजुकेशन दी जा सके। तो उनको कभी-कभी ये चीज़ें जो है उनकी आयु से बढ़ा भी दी जाती है और कुछ समय और बढ़ा दिया जाता है, ताकि वो इस शिक्षा जो उनकी ये ऑलराउंड डेवलपमेंट के ऊपर जो ये कार्यक्रम चल रहा है, तो इसको वो पूरा करने पाए। तो इस कार्यक्रम की व्यापकता के कारण शिशु शिक्षा के नाम में भी बदलाव आया और इसे पूर्व प्राथमिक शिक्षा तथा देखभाल अथवा ECCE की संज्ञा दी गई। तो इसके बाद जब इसका इतना व्यापक प्रभाव इसका पड़ा और ये ICDS जो है ये प्रोग्राम चला, तो उसके बाद इस पूरे प्रोग्राम को, जो कि इसको पहले ये जाना जाता था पूर्व प्राथमिक शिक्षा के नाम से जो इसे जाना जाता था, तब इसका नाम भी चेंज करके इसको अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन की संज्ञा दी गई। तो इसका कारण, और इसमें बहुत डिप्लोमा आप कर सकते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स आप कर सकते हैं और काफ़ी कोर्सेज इसके अंदर होते हैं, जिसमें कि आप किस तरीके से अलग से इग्नू में भी ये सारे कोर्स होते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ये कोर्स कराती हैं, जिसमें कि आप बच्चे की किस तरीके से केयर की जाए ताकि वो उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट में हम उसकी सहायता मदद कर सकें। तो इस तरीके से, तो इसका कारण यह था कि इसका क्षेत्र 3 से 6 आयु वर्ग से बढ़कर 0 से 6 वर्ष का हो गया। तो अब ये भी आपने देख लिया कि पहले जो 3 से 6 वर्ष का था, अब वो 0 से 6 वर्ष का हो गया। और इसमें शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाएं भी सुलभ कराई जाने लगी। तो अब इसमें क्या किया गया कि जो पढ़ाया जाना था वो तो हल्का फुल्का था ही, लेकिन उसके साथ साथ किस तरीके से बच्चे को स्वास्थ्य और उसका जो न्यूट्रिशन की देखभाल की जा सके, उन्हें न्यूट्रिशन फूड दिया जा सके, तो ऐसी सारी जो है सुविधाएं दी जाने लगी। तो इसके लिए बहुत सारे मतलब हर स्तर पे फिर इसमें काम किया गया। आंगनवाड़ी और ये जितने भी प्री स्कूल्स हैं, तो उनमें बल्कि आपने देखा होगा कि कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं जो अपने ये NCC जो ये नर्सरी स्कूल्स जो होते हैं, तो वो उनका वो होता है, फिक्स होता है कि मंडे में आपको ग्रीन वेजिटेबल में ये लाना है, ट्यूसडे में आपको ये लाना है, वेडनेसडे में ये लाना है। तो ये क्या है कि चेंज कर करके एक तो उनका टेस्ट डेवलप करना बच्चों का, और दूसरा उनको हर तरीके के विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी जो चीज़ें हैं उनके फिजिकल ग्रोथ के लिए, मेंटल ग्रोथ के लिए ये चीज़ें जो ज़रूरी हैं, वो सारी चीज़ें भी उसके पास पहुंच जाएं। तो अभी जैसे मिड डे मील में भी हम लोग देखते हैं कि मिड डे मील में अभी तक दोपहर का खाने का प्रबंध किया जाता रहा है, लेकिन अब वहाँ पर भी जो है फल फ्रूट भी दिए जाने लगे और अब ब्रेकफास्ट भी दिया जा सके, ऐसा भी प्रावधान है। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि दूध भी दिया जाता है, केले भी दिए जाते हैं, और इस तरीके ताकि उसका जो पोषण है वो अच्छे से
होने पाए बच्चों का। तो इस परियोजना का प्रयास है कि इन केंद्रों को प्राथमिक विद्यालयों के निकट खोला जाए। तो जो भी ये ऐसे केंद्र हैं जहाँ पर 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को स्कूल के लिए तैयार किया जाएगा, तो उसके लिए ये प्रावधान किया गया, ये प्रयास किया गया कि ये जो ऐसे सेंटर्स होंगे तो उनको प्राइमरी स्कूल्स के निकट ही खोला जाए, उनको उसके आसपास ही खोला जाए, जिससे कि वह बच्चे जो छोटे भाई बहनों की देखभाल की वजह से विद्यालय नहीं जा पाते हैं, अब जा सकें और दोनों बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो आपने ये देखा कि जो पहले जो घर के बड़े बच्चे होते थे तो उनको कभी-कभी पेरेंट्स क्या करते थे जो कि भाई तुम्हें अभी स्कूल नहीं जाना है क्योंकि तुम्हें जो छोटे भाई बहन हैं उनको उनकी देखभाल करनी है, या तुम आज स्कूल इस टाइम पे चले जाना और फिर जो है तुम स्कूल वहाँ से जल्दी आ जाना ताकि आप अपने जो आपके छोटे भाई बहन हैं आप उनको देख सको। तो इस तरीके से क्या किया गया, जब इस समस्या को देखा गया तब ये विचार किया गया और ये प्रयास किया गया कि जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं उनके आसपास ही ये जो केंद्र हैं ये खोल दिए जाएं, ताकि एक तो ये है कि प्राइमरी स्कूल्स में जो उनके बड़े भाई बहन पढ़ रहे हैं वो उनको जब भी ज़रूरत होगी तो उनको बुला लिया जा सकता है और वो उनकी देखभाल कर सकते हैं। दूसरा ये कि जब वो बच्चे वहाँ पर मतलब उनका देखभाल हो ही रही है और जब वो एक आयु को प्राप्त करेंगे 6 साल की आयु को, तब फिर वो क्या करेंगे, उस प्राइमरी स्कूल में जाकर एजुकेशन ले पाएंगे। लेकिन अब क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 उसका जो ड्राफ्ट है वो तैयार है हमारे पास, वो अभी कभी भी लागू हो सकती है। तो उसमें जो अभी तक जो 6 से 14 वर्ष तक की बात हम कर रहे थे तो उसमें उसको जो है 6 की जगह 3 वर्ष से ही शुरू कर दिया गया कि 3 से जो है आगे की 3 वर्ष का जब बालक हो जाएगा तो वहीं से उसकी शिक्षा शुरू हो जाए। तो इस तरीके से कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है नई एजुकेशन पॉलिसी में, तो इन्हीं सब के तहत तो हो सकता है कि भाई 0 से 3 साल तक आप इस तरीके से केयर करो और जब वो 3 साल, अभी जब 6 साल का बच्चा पहुंचता था तो अब से वो 3 साल का बच्चा ही आप उसको उस स्कूल में पहुंचा सकेंगे। तो नया जो फॉर्मूला एजुकेशन का आया हुआ है वो 5+3+3+4 का फॉर्मूला आया हुआ है, जिसमें नर्सरी, केजी, एलकेजी, फर्स्ट, सेकंड ये 5 साल का, और फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये सेकेंड लेवल, और 6, 7, 8 ये थर्ड लेवल, और फिर 9, 10, 11, 12 तो ये जो 4 कक्षाएं हैं ये 4th लेवल पे चली जाएंगी। तो ये नया फार्मूला न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में रखा गया है। तो अभी हालांकि ये लागू नहीं हुआ, तो 5+3+3+4 तो इस तरीके से अब आने वाले अब आगे जो भी प्लानिंग्स होंगी उसमें इन सब चीज़ों का और ध्यान रखा जाएगा। लेकिन क्योंकि हम अभी ECCE पढ़ रहे हैं तो इसके अंतर्गत क्या बातें रखी गई हैं उसकी हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो इसके अंतर्गत प्रत्येक जनपद के लिए 15 लाख रुपए की धनराशि आवंटित की जाती है। अब क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया कि हम जो बात कर रहे हैं वो फिलहाल UPSCRT के थ्रू बात कर रहे हैं, यूपी गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके तहत। तो इसके अंतर्गत लिखा था कि प्रत्येक जनपद के लिए 15 लाख रुपए की धनराशि आवंटित की जाती है। तो जो भी जनपद है उसमें 15 लाख रुपए दिए जाएंगे, और उस जो जनपद है उसके अंदर बहुत सारे, मैं हमने बताया कि ब्लॉक भी होते हैं, गांव भी होते हैं, तो बहुत सारे एरिया होते हैं। तो इन 15 लाख को फिर वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो ये सारे उच्च लेवल के स्तर पर बातें होती हैं। तो वर्ष 2008-9 तक समेकित बाल विकास परियोजना ICDS से समन्वय स्थापित कर 9,180 आंगनबाड़ी केंद्रों का सशक्तिकरण किया गया। यानी ये देखिए कब की बात हम कर रहे थे, 1975 से, और ये सारी चीज़ें जो चली रही हैं, और ये देखा गया कि 2008-9 का जो डाटा था उसके अकॉर्डिंग, और ये अभी भी हम जो ये देख रहे हैं ये लगभग 10-11 साल पुराना डाटा है, तो जो इस बुक में दिया हुआ है,
तो इसमें समन्वय स्थापित कर 9,180 आंगनबाड़ी केंद्रों का सशक्तिकरण किया गया कि वो किस तरीके से 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को उनको कैसे ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात कर सकें। तो इस हेतु ECCE कार्यकर्ता तथा सहायिका को प्रशिक्षण, मानदेय, केंद्र संचालन, सामग्री क्रय तथा खेल सामग्री क्रय हेतु धनराशि का व्यय किया गया है। तो जो भी इस ECCE के जो भी कार्यकर्ता हैं या कार्यकर्ती हैं, जो भी वर्कर्स हैं वहाँ के, और एक तो वर्कर होता है और एक उसका हेल्पर होता है, तो इन सब की ट्रेनिंग के ऊपर खर्चा करना, दूसरा इनको जो भी इन्हें ट्रेनिंग दे रहा है या उनका जो भी खर्च हो रहा है उनके ऊपर, या इनको जो सैलरी दी जाएगी, इनको जो पैसा दिया जाएगा, या जो केंद्र के संचालन के लिए जो सामग्री ली जाएगी या खेल की सामग्री जो खरीदी जाएगी, तो उन सब का व्यय जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट स्तर पर इसमें करना है। तो समस्त खेल सामग्री प्रधानाध्यापक की पत्रांक पंजिका में अंकित तथा विद्यालय के स्वामित्व में है। तो ये जितनी भी जो ये सामग्री होती है, तो वो जो प्राइमरी स्कूल का जो प्रधानाध्यापक है उसके जो है निगरानी में, और उसके जो रजिस्टर होता है उसके अंदर ये सारी चीज़ें अंकित होती हैं, ताकि कोई भी सर्वे हो, कोई भी इंस्पेक्शन हो, तो वो अपने यहाँ ये बता सकें। तो वर्ष 2009-10 से जनपदों में शीर्षक के अंतर्गत प्री स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो हमने पिछले टॉपिक में भी हमने ये देखा था, प्री स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम जो चलाया गया था, वो सब बच्चों को स्कूल कैसे भेजा जाए, स्कूल के लिए कैसे तैयार किया जाए। तो इसके अंतर्गत हमने जैसे देखा था कि एक बच्चा वो है जो डायरेक्ट 6 साल का होने के बाद स्कूल में प्रवेश कर रहा है, और एक बच्चा वो है जो कि 3 साल से और 6 साल तक की उम्र में उसने कहीं ना कहीं नर्सरी की पढ़ाई पढ़ी है या किसी आंगनबाड़ी में वो उसने ज्वाइन किया था। तो हम देखते हैं कि जो बच्चे ने 3 से 6 वर्ष तक कहीं ना कहीं वो एनरोल था, तो उसके बिहेवियर में, और जो डायरेक्ट 6 साल का बच्चा प्राइमरी स्कूल में आ गया, उन दोनों की लर्निंग में, उनके बिहेवियर में काफ़ी कुछ चेंज आता है। तो इसलिए, और कभी कभी वो जो 6 साल का बच्चा डायरेक्ट आता है वो कोप अप नहीं कर पाता है नए एनवायरनमेंट से, तो वो अपनी स्कूली पढ़ाई को छोड़ भी देता है। लेकिन जो बच्चा 3 साल से स्कूल में जाने की उसे आदत पड़ी हुई है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा जो है अडेप्ट करता है चीज़ों को, और बहुत जल्दी से जो है उसमें एडजस्ट कर लेता है। तो ये जो इसके अंतर्गत जो प्री स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम चलाया जा रहा है, वो इसी के अंतर्गत चलाया जा रहा था। इस उद्देश्य हेतु प्रत्येक जनपद में 200 विद्यालयों का चिन्हांकन, और उनमें 4 आयु वर्ग के 20-25 बच्चों का नामांकन कराया गया है। प्रत्येक विद्यालय के एक शिक्षा मित्र को उक्त कार्यक्रम में प्रशिक्षण दिया गया है, तथा शिक्षा मित्र व सहायिका के मानदेय, प्री स्कूल किट के क्रय व प्रशिक्षण आदि पर उक्त धनराशि व्यय की जाती है। यानी इसमें क्या है, जो प्री स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम है वो जो है 2009-10 से जो चलाया जा रहा है, उसका उद्देश्य मैंने आपको बताया, और उसमें जो है 200 विद्यालयों में जो ये 4 वर्ष तक के जो बच्चे थे, या 4 वर्ष से ऊपर के जो बच्चे थे, उनमें इन सब का जो है लगभग इतने बच्चों का नामांकन कराया जाए, और उनके ऊपर जो देखभाल के लिए एक शिक्षा मित्र को भी प्रशिक्षित कर दिया गया, और उसके साथ एक सहायिका दे दी गई, ताकि वो जो है उनकी पूरी देखभाल कर सके, उनके खाने पीने से संबंधित, उनके स्वास्थ्य से संबंधित, उनको प्री लेवल पे सिखाने से संबंधित। और फिर जो प्री स्कूल किट है उन सबके जो खरीदना है उन सारी चीज़ों को, तो उसके ऊपर भी धनराशि व्यय की जाती है। तो प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्रों पर एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती तथा एक सहायिका की व्यवस्था की गई है। तो ये आंगनबाड़ी, बहुत सारे आपने प्राइमरी स्कूल्स देखे होंगे जिनमें आंगनबाड़ी का भी जो है एक सेटअप होता है उसी के अंदर, और कुछ आंगनबाड़ी बाहर भी होते हैं जो प्राइमरी स्कूल में नहीं होते, लेकिन हमने देखा कि ये कोशिश की गई कि प्राइमरी स्कूल के अंदर ही या उसके आसपास ही आंगनबाड़ी का जो ये जो सेटअप है वो रखा जाए, ताकि जो छोटे बच्चे हैं उनकी देखभाल हो सके।
तो इन केंद्रों पर 4 छोटे शिशुओं हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करती है। तो जो छोटे शिशु होते हैं उन लोगों के लिए काफ़ी कार्यक्रम कराए जाते हैं। और सहायिका केंद्र पर बच्चों की देखभाल एवं आवश्यकता पड़ने पर घरों से बच्चों को केंद्रों पर ले आने व ले जाने की व्यवस्था करती है। कभी कभी जो ये सहायिका है तो वो क्या करती है कि अगर बच्चा घर से नहीं आ रहा है तो वो क्या करती है कि वो उसके घर भी जाती है, बच्चों के घर तक जाती है और घर से लाने ले जाने का काम भी ये करते हैं। तो देखिए कितना एक अच्छा वो प्रोग्राम है कि हर बच्चा जो देश का है वो पढ़ने पाए। तो सरकार अपनी तरफ से सारी कोशिश करती है। ज़रूरत है कि समाज के लोग भी इन सब चीज़ों को देखें, समझें और अपना सहयोग इसमें दें। तो इस तरीके से जो है वो लाने ले जाने का काम भी करती है। और ECCE केंद्रों हेतु विकसित वार्षिक कैलेंडर के अनुसार ही प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्रों पर विभिन्न क्रियाकलाप आयोजित किए जाते हैं। तो पूरा इसका जो है कैलेंडर होता है, ईयर कैलेंडर कर दिया जाता है कि कब से कब तक के बच्चों को आपको किस उम्र तक के बच्चों को लाना है और पूरे वर्ष आप उन्हें किस तरीके से ट्रेन करेंगे। और पूरा ये कैलेंडर होता है ताकि उनको एक गाइडलाइन मिलती रहे कि वो बच्चों के लिए क्या क्या कार्यक्रम कर सकते हैं। तो शिशु शिक्षा कार्यक्रम में बच्चों में कोई भी तनाव या बोझ नहीं डालना चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए शिशु के जीवन को बेहतर और समृद्ध बनाने की बात इसमें रखी जाती है। और उसके अनुसार जो शिशु होते हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको केवल पढ़ना लिखना और गिनती ना सिखाकर उनके सर्वांगीण विकास हेतु, देखिए हम लोग से अगर सिर्फ उसने पढ़ना लिखना ही सीखना है तो ये तो साक्षरता वाली बात होगी, लेकिन जब हम उसकी शिक्षा की बात करते हैं तो उसकी ऑलराउंड डेवलपमेंट की हम यहाँ पे बात करते हैं और यहीं से उसकी ग्रूमिंग शुरू होती है। तो पढ़ना लिखना और गिनती ना सिखाकर उसके सर्वांगीण विकास हेतु उसे कहानी सुनाना, गीत गाकर सुनाना, रोचक क्रियाओं का आयोजन, ये सारी जो क्रियाकलाप है वहाँ पर किए जाते हैं ताकि जो छोटे बच्चे हैं, क्यों आपको पता है कि वो सब लोग जो है कहानी सुनने में, गीत सुनने में, इन सब और छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में बहुत पार्टिसिपेट करके खुश होते हैं। तो ये सारे जो उनका एक कैलेंडर बना दिया जाता है, उसके आधार पर उनकी जो दैनिक क्रियाकलाप है वो भी निर्धारित किए जाते हैं। तो इसमें देखिए इसमें 8 जो काम हैं वो डेली ही इनको कराए जाते हैं जो ECCE के अंतर्गत आते हैं। तो वो है कि स्वागत, स्वच्छता की जांच, प्रार्थना, ये काम जो है वो आंगनवाड़ी और ये जितने भी प्री स्कूल या स्कूल रेडीनेस के जो कार्यक्रम हैं वहाँ पर चलाए जाते हैं। तो क्या आते हैं स्वागत, तो सबसे पहले बच्चे का जो वेलकम है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से होता है और वहीं से उसको जो है स्कूल आने का मन करता है। आपने देखा होगा छोटे स्कूल्स में बच्चों का जो है टीचर और प्रिंसिपल सारे टीचर्स वहीं खड़े रहते हैं और एक एक बच्चे को गुड मॉर्निंग करके स्कूल में अंदर लाते रहते हैं। और वहीं पर 1-2 टीचर्स की ड्यूटी ऐसी होती है कि वो उनके नेल्स को भी देखते हैं, बालों को भी देखते हैं, उनके कपड़ों को भी देखते हैं, उनके यूनिफॉर्म को भी देखते हैं, है ना। तो इससे क्या हो रहा है कि एक तो उनका वेलकम भी हो रहा है और उनकी स्वच्छता की जांच भी हो रही है। तो अगर वो ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बच्चे के ऊपर कि उसका सामाजिक विकास हो रहा है। एक तो वो सबसे गुड मॉर्निंग करके अपने फ्रेंड से भी मिल रहा है, टीचर से भी मिल रहा है, प्रिंसिपल से भी मिल रहा है, तो उसका सामाजिक विकास हो रहा है और उसके अंदर स्वस्थ आदतें जो है वो विकसित हो रही हैं, गुड हैबिट्स उसमें हो रही हैं और शारीरिक विकास और सामाजिक विकास जो है उसके अंदर हो रहा है। जब वो नीट रहेगा तो जो उसका जो बॉडी है वो भी जो है साफ सुथरी रहेगी, जिससे कि उसको आगे शारीरिक विकास में उसको एनर्जी मिलेगी और वो अच्छा अपना शारीरिक विकास कर सकता है। फिर दूसरी जो क्रियाएं हैं वो है स्फूर्तिदायक क्रियाएं। तो उसके लिए आपने देखा होगा कि स्कूल्स में जो है रेस लगवाना, PT कराना, ये सारे काम कराए जाते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, उनका शारीरिक विकास होगा। तीसरी बात जो इसमें रखी है वो है वार्तालाप, यानी बच्चों से बातचीत करना। तो बातचीत जरूर की जाती है और इसीलिए हमने देखा कि जो RTE एक्ट है उसमें भी बच्चों के लिए ये कहा गया कि भाई एक टीचर के ऊपर 25 या 30 बच्चे होने चाहिए।
30 बच्चे हों, जिससे कि क्या हो, वो हर बच्चे के साथ बातचीत कर सके वो। तो इसलिए बच्चों की संख्या कम रखी गई और इसके ऊपर पूरा प्रयास भी किया जाता है ताकि इंडिविजुअल उसके ऊपर अटेंशन किया जाए। तो इससे क्या होगा कि भाषा का विकास तथा सामाजिक विकास होगा। हमें पता है कि भाषा से ही जो है वो अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकता है, दूसरों की बातें सुन सकता है और अपनी बातें कह सकता है। तो इससे भाषा का विकास होगा बातचीत करने से, और उसका सामाजिक विकास भी होगा। फिर 4th पॉइंट क्या है, संज्ञानात्मक विकास हेतु क्रिया, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी क्रियाएं हैं। तो वो मानसिक क्रियाएं जिससे कि उसका जो है मेंटल एक्सरसाइज उसकी कराई जा सके। जैसे कोई पजल दे दिया गया या कोई उसे ऐसा गेम दे दिया गया जिससे कि वो मेंटल लेवल पे एक्सरसाइज कर सके, और छोटे छोटे से जो है वो उनको जोड़ घटा या जो ऐसे कुछ जो साइन है किसी चीज़ के, तो वो सारी चीज़ें हम उनको सिखा सकते हैं। 5th पॉइंट क्या रहा है कि कक्ष के अंदर की खेल क्रियाएं, ये पूरा जो पूरा खेल विधि से ही संबंधित है कि किस तरीके से खेल के द्वारा बच्चों को सिखाया जाए, किंडरगार्टन मेथड से, मोंटेसरी मेथड से, ये जितने भी मेथड रखे गए वो इसीलिए रखे गए कि बच्चा खेल खेल के द्वारा लर्निंग बाय डूइंग करके सीखे। तो शारीरिक विकास इससे होगा, और जो इसकी दीर्घ मांसपेशियां हैं, जो उसकी मसल्स हैं, उनका भी विकास होगा अगर वो कक्षा के बाहर है। और कक्षा के अंदर जो खेल हैं वो क्योंकि छोटी छोटी बातों को वो देखता है कि पेंसिल को कैसे पकड़ना है, हाथों को, पैरों को, इस तरीके से। लेकिन जब वो कक्ष से बाहर होता है तब वो फ्री होके भागता है और फ्री होके जो है अपना एक्टिविटी कर सकता है। तो इससे उसके दोनों तरीके की जो विकास है, शारीरिक विकास, वो होता है। फिर 7th पॉइंट में वो कह रहा है भाषाई खेल। कुछ ऐसे भाषाओं से संबंधित आप खेल भी रख सकते हैं जिनके द्वारा क्या कर सकता है कि बच्चे क्या भाषा का विकास होगा। तो ये कुछ भाषाई खेल आप कर सकते हैं। फिर एक कहानी गीत, आपको कहानी सुनाना, गीत सुनाना, बच्चों से भी सुनना। तो इससे क्या होगा कि बच्चे मानसिक कौशलों का विकास करते हैं, कोरिलेट करना सीखते हैं, इमेजिन करना सीखते हैं। तो ये सारी बातें, उनकी भाषा का विकास होता है। रोज नए नए जो है वो शब्द सीखता है, जिससे उसके शब्द भंडार का भी विकास होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये एज होती है बच्चों के ग्रूम करने की। तो इस एज के बच्चों को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। हर बच्चा देश का बच्चा है और इसको आपको बहुत अच्छे से ग्रूम करना है। तो इसके कार्य क्षेत्र क्या क्या हो सकते हैं। तो ECCE के जो कार्य क्षेत्र हैं उनके अंदर हम देखते हैं कि पूर्व बाल्य अवस्था सुरक्षा एवं शिक्षा के लिए सभी साधन एवं राष्ट्रीय संसाधनों को प्रयोग में लाना। क्या है कि जितने भी नेशनल लेवल पर या आपके स्टेट लेवल पर जो कुछ भी आपको प्रोवाइड किया गया है उन सबको प्रयोग में लाएं आप। NCERT ने बहुत इसके ऊपर काम किया हुआ है, आप उस वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। इसके लिए खोज करना, प्रशिक्षण करना, विकास और प्रसार क्रियाओं को समझना, नेशनल लेवल पे क्या क्या चीज़ें जो है खोज हो रही है उनकी, और अगर कोई नई फाइंडिंग्स हैं तो उनको लेकर आप इन प्री सर्विस प्रशिक्षण दे सकते हैं, उनको डेवलप कर सकते हैं और उनका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को समझना इसका क्षेत्र है। फिर पूर्व अब इसमें क्या है कि इसमें राज्यों को भी कुछ वो दिया गया है, क्योंकि नेशनल लेवल पे तो बात होगी लेकिन हर स्टेट की अपनी अलग एक फीचर है। अब उत्तराखंड का अपना अलग माहौल है या एनवायरनमेंट है। शिमला, इधर आप इधर चले जाओ आप हिमाचल में, तो वहाँ का अलग है। नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, वहाँ का अलग है। साउथ का अलग है। तो हर स्टेट जो है अपने क्षेत्र के बच्चों को किस तरीके से ग्रूम करें, वहाँ का क्या एनवायरनमेंट है, किस तरीके से किस तरीके का वहाँ पर बच्चों को केयर चाहिए। तो ये सारी बातों का लोकल लेवल पे काम देखा जाता है। और SCERT जो स्टेट की SCERT है और जो डिस्ट्रिक्ट की जो डाइट्स होती हैं वो सब अपने यहाँ की जो छोटे बालक हैं 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए, उन सब के लिए ये प्रोग्राम देखभाल करे। इसका ये क्षेत्र है पूरा। और पूर्व बाल्यावस्था सुरक्षा एवं शिक्षा द्वारा 60 मासिक डिप्लोमा कोर्स, ये जो मैंने भी बताया आपको
आपको कि ये ECCE में 6 मंथ का कोर्स होता है और ये DLED के स्टूडेंट्स और B.Ed के स्टूडेंट्स या कोई भी जो वैसे तो जनरली कॉमन हर घर में छोटे बच्चे होते हैं उनकी कैसे केयर की जाए, तो बहुत अच्छा डिप्लोमा है और मात्र 6 महीने के अंदर आप ये सारी बातें सीख जाते हैं। तो लाना जिससे राज्य योजना कार्यक्रम को लागू कर अध्यापकों तथा बालकों और अभिभावकों के लिए आवश्यक विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन संभव हो सके। तो एज ए टीचर भी हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा डिप्लोमा ये है, और जब आप डिप्लोमा ये कर लेते हैं तो उसके बाद आप अपनी टीचिंग में और एक इम्प्रूवमेंट देखते हैं कि वाकई में आपको किन बातों का ध्यान रखना है इस एज ग्रुप के बच्चों को डील करने के लिए। और जैसे अभी हमने देखा कि जो सहायिकाएँ होती हैं वो सब उन घरों से भी बच्चों को लेकर आती हैं। तो अगर अभिभावक भी ट्रेंड होंगे, बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो भी अगर ट्रेंड होंगे तो क्या होगा, वो और इस बात को जिम्मेदारी से समझ सकेंगे कि उनके बच्चों का जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है वो कितना ज़रूरी है और वो इसको महत्व दे सकेंगे। तो ये सारे इसके क्षेत्र हैं ECC के, जिन क्षेत्रों में ये कार्य करता है। और नेक्स्ट पॉइंट हम देखें तो इसमें है राज्य स्तरीय संयोजन समितियों को राज्य की विशिष्ट योजनाओं के लिए तैयार करना, जिससे राज्य शिक्षा विकास के साथ महिला तथा शिशु विभाग में सामंजस्य पैदा हो सके। और हम लोग हमेशा जानते हैं कि जब तक हर विभाग में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक एक अच्छा जो आउटकम है वो नहीं आ पाएगा। तो इसमें यही कह रहा है कि हर स्तर पर जिसमें कि हमें महिला कल्याण विभाग, शिशु कल्याण, महिला एवं शिशु कल्याण विभाग, तो इनमें क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या पॉलिसीज़ यहाँ पर हो रही हैं, जिले स्तर पर क्या होनी है, राज्य स्तर पर क्या होनी है। तो इस तरीके से ये सारी जानकारियाँ पता होंगी तभी जाकर जो है आप एक इस कार्यक्रम को और अच्छा बना पाएंगे। तो ये भी आप इसमें भी एक रिसर्च का और एक ट्रेनिंग का पार्ट है ये भी। और पूर्व बाल्यावस्था सुरक्षा एवं शिक्षा का कार्य, शिशु संचार माध्यम, प्रयोगशाला किट का प्रबंधन तथा अशासकीय स्वैच्छिक संगठन जो NGOs हैं, अन्य निजी संस्थाओं को कार्य करने हेतु उत्साहित करना, जिससे आंगनबाड़ी तथा पूर्व प्राथमिक केंद्र शिक्षा केंद्रों का विकास हो सके। जितने भी, मैंने वही कहा कि सरकार तो अपने लेवल पर बहुत कुछ करती है, लेकिन जो लोकल एरिया के जो समाज के लोग हैं उन लोगों को भी आगे आना पड़ेगा, NGOs को आगे आना पड़ेगा। और हर एक इंसान जब अपनी जिम्मेदारी को समझेगा, पहले अपने परिवार से और फिर अपने समाज से, तब जाके ये सारी बातें पूरी हो पाएंगी। तो इसका लास्ट पॉइंट आज का हमारे इस टॉपिक का ये बताता है कि पूर्व बाल्यावस्था सुरक्षा एवं शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव के आधार पर रिसर्च अध्ययन को व्यवहार में लाना तथा इसका विकास करना। तो हम काफ़ी रिसर्चेज बड़ा टेस्टिंग के रूप में करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि बहुत से अनुभवी लोग भी हमारे समाज में होते हैं, बहुत सारे अनुभवी शिक्षक होते हैं और अधिकारी होते हैं। तो जो ये अनुभव हैं इनके आधार पर भी आप इनके लिए केस स्टडीज़ कर सकते हो, और अदर जो रिसर्च के जो फॉर्म्स हैं आप उनके द्वारा भी रिसर्च कर सकते हो, और जो फाइंडिंग्स आएंगी उनको आप अपने समाज के बच्चों के लिए उनको अप्लाई कर सकते हो, ताकि ये जो ECCE है, अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन का मकसद ही यही है कि आप किस तरीके से छोटे बच्चों को तैयार करें इस आने वाली एजुकेशन के लिए, ताकि उन सभी बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। तो आज हमने ये देखा ECCE के बारे में सारा, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। आई होप आप लोगों को सब समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।